नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं यूपी एएसआई कंप्यूटर प्रश्नों के बारे में। 5 दिसंबर 2021 को होने वाला ये प्रश्न पत्र यूपी एएसआई के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र जैसा ही लाया हूं आपके मैदान में। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कम से कम 50 से 100 प्रश्नों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मददगार साबित होंगे। यूपी एएसआई में आने वाले प्रश्न आज आपके कंप्यूटर के प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई पसंद आएगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार हमसे बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए कि जो जो इस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, हमारी एकेडमी की ओर से, कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हो। तो आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। ले चलते हैं आपको हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे लेके कुछ प्रश्नों को रूबरू होते हैं आप लोगों से, कुछ प्रश्न डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई विभिन्न प्रकार के पेपरों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और इन प्रश्नों की बार बार आने वाली जो अवधि है, बार बार आने वाली जो बारंबारता है, वो ये बताती है कि प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आइए शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं यूपी एएसआई कंप्यूटर के जो प्रश्न आने वाले हैं 5 दिसंबर 2021 को, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रश्न के बारे में। कोई वेबसाइट, पहला प्रश्न है दोस्तों, कोई वेबसाइट एक्सेस करने का सबसे पहले जो जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर जब आप शुरू करते हैं, तो आप जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके पहले पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होम पेज। तो यानी प्रथम पेज, डोर पेज भी बोला जाता है दोस्तों, इसको हम लोग डोर पेज के नाम से भी जानते हैं। तो होम पेज या डोर पेज, आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। दोस्तों, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में जो मदद करता है वो होता है आपका वेब ब्राउज़र। दोस्तों, प्रश्न आएंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे। कई लोग, मेरे भाई, कई मेरे छोटे भाई बहन ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि बहुविकल्पीय बताइए, मतलब 4 ऑप्शंस दीजिए सर, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। तो एक्चुअली काफ़ी हद तक ठीक भी है बात कि विकल्पों के माध्यम से कुछ हिंट मिल जाता है प्रश्न के रिगार्डिंग। और मैं भी बार बार अपने स्टूडेंट से यही बोलता हूं कि कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न होते हैं, उनके जो आंसर्स हैं उन्हीं के प्रश्नों में छुपा होता है। तो आप ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को पढ़िए। थोड़ा सा तेज चलते हैं क्योंकि रैपिड फायर है हमारा क्वेश्चन आंसर का। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो दोस्तों वेब ब्राउज़र होता है। इंटरनेट आप कंप्यूटर में तो चला लेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का नेट एक्सेस करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर वेब ब्राउज़र की बात करूं तो गूगल क्रोम है दोस्तों, ओपेरा मिनी है, बेदू वेब ब्राउज़र है। बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र हैं जो आपके, इंटरनेट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया जो रूप है वो है आपका इंटरनेट एज, EDGE। तो ये सब वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगला चलते हैं, ORG का संबंध किस क्षेत्र में? .org दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका संबंध, जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है, संगठन से संबंधित है। संगठन का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये डोमेन एक्सटेंशन कहलाते हैं, जो वेबसाइट के आखिर में लगे होते हैं। ये क्या व्यक्त करते हैं? ये व्यक्त करते हैं कि वह वेबसाइट किस संदर्भ से या किस संस्था से या किस ओर से डिपेंड कर रही है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वह वेबसाइट किस चीज की है। .org है तो .ऑर्गेनाइजेशन हो गया, .gov है तो सरकारी संस्थान हो गए, .in है तो इंडिया हो गया, .com है तो कमर्शियल यानी व्यावसायिक हो गई। तो दोस्तों, ये दर्शाता है कि वह है किससे संबंधित, वो वेबसाइट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो .org एक संगठन वेबसाइट हो गई दोस्तों, यानी कोई भी संस्था या संगठन .org एक्सटेंशन का इस्तेमाल करता है। आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था .com के बारे में, तो .com एक प्रकार की कमर्शियल यानी व्यापारिक संस्था है।
भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो ये डेट आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगी याद करने के लिए, 15 अगस्त 1995। तो दोस्तों आप लोग 1995 याद रखिए, 15 अगस्त तो आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हम लोगों का देश आजाद हुआ था। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 में। अगला देख लेते हैं, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग होता है। दोस्तों संचार का मतलब हो गया आपका कम्युनिकेशन, यानी डेटा का आदान प्रदान, संचार करना, डेटा ट्रांसफर करना। तो संचार के उद्देश्य से दोस्तों कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है मॉडेम, क्योंकि आप सभी को पता है चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या आपका मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो दोस्तों, उन सभी में इंटरनेट चलाने के लिए आप लोगों को मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का एक टॉपिक में अलग से वीडियो ले आऊँगा। दोस्तों मॉडेम क्या करता है, अब मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है। यह डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को ये कार्य करता है, बदलता है, और इसी को हम दोस्तों मॉडेम कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है संचार करना है, अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको मॉडेम की आवश्यकता होगी। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम। दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रश्न पत्र में आपको फुल फॉर्म्स मिल सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फुल फॉर्म्स। जैसे इसमें FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, नियमावली है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर करने का एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आप FTP की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है? मतलब www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो संबंध रखता है दोस्तों वेबसाइट। आपको मैं बता दूं, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब आप सभी को पता है, किसी भी प्रकार की इस दुनिया में अगर वेबसाइट होगी तो उसके साथ www का होना बहुत ज़रूरी है। जो वर्ल्ड वाइड वेब पर इंटरनेट पर उपस्थित वेबसाइट के साथ ये पता आवश्यक होता है। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन किस तरह से कर सकते हैं? तो दोस्तों ये सिंपल सा उदाहरण है कि आप घर बैठे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स के उदाहरण हैं जहां से आप वेबसाइट से आप सामान खरीद व बेच सकते हैं। तो इसमें ई-कॉमर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ई-कॉमर्स है। तो आप इसमें कई सारी मेन 3 कैटेगरी होती है, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर। तो दोस्तों आप B2C, C2B और C2C, आप कस्टमर टू कस्टमर के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। कस्टमर टू कस्टमर का उदाहरण मिलेगा आपको OLX या क्विकर। B2C बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट बिजनेस हो रहा है कस्टमर से, तो उसके उदाहरण आपके लिए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कुछ भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते में जाने वाले डेटा को कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का डेटा अगर कंप्यूटर में हमारे इंसर्ट हो रहा है तो वो आपका इनपुट कहलाता है, और अगर कंप्यूटर से बाहर जा रहा है तो वो आउटपुट डेटा कहलाएगा। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं और बाहर जाने वाला डेटा को आउटपुट कहते हैं। वेबसाइट का पता URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक वेबसाइट, किसी भी प्रकार की जो वेबसाइट होती है तो वो URL कहलाता है, जो आप बार पे डालते हो, ऊपर URL बार होता है। किसी भी वेब ब्राउजर के सबसे ऊपर जो दोस्तों पंक्ति होती है जिसमें आप वेब एड्रेस डालते हैं, जैसे www.google.com एक प्रकार का आपका URL कहलाता है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रखना है दोस्तों, इंटेल 4004 हमारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर होता है। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? ये दोस्तों कुछ याद रखने वाले प्रश्न है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटेल 80286 प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर का दिमाग आप कहते हैं प्रोसेसर को, इसका आविष्कार हुआ दोस्तों 1982 में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पेंटियम प्रोसेसर लॉन्च हुआ मार्च 1993 में, यानी पेंटियम प्रोसेसर, यानी पेंटियम एक कंपनी है इंटेल की, तो पेंटियम प्रोसेसर लॉन्च हुआ दोस्तों मार्च 1993 में। कंप्यूटर में संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो दोस्तों उस कंप्यूटर में संचालन में प्रयुक्त होने वाले प्रोग्राम, नियम व कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, आप सभी को पता है, वो सॉफ्टवेयर्स करते हैं कि कोई भी आप प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर लीजिए और उसको अपने मन मुताबिक काम कर दी, आपकी इच्छा के अनुसार वो सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में जो रूप तंत्र है
या रूपांतरण बोल सकते हैं आप, तो वो किया जाता है दोस्तों सीपीयू के द्वारा। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में जो डेटा कहा जाता है वो कहा जाता है सिंबल एवं संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में जो डेटा है वो सिंबल और संख्यात्मक सूचना को हम लोग कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, अब बात हो गई डेटा की और सूचना की। दोस्तों डेटा कहलाता है सिंबल और संख्यात्मक सूचना को, परंतु बात कर रहे हैं अगर सूचना की तो ये एक तित्र डेटा है। कहने का मतलब है द इंफॉर्मेशन है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, डेटा के कलेक्शन को हम सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं। ओरेकल क्या है दोस्तों, ओरेकल एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, जैसे डेटाबेस के अन्य भी सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस है, MySQL है, ओरेकल है, ओरेकल 2000, ये सब डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आप क्या करते हैं, डेटाबेस से संबंधित कोई भी फॉर्म या डेटाबेस बना सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टैली आप सभी को पता है, टैली बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है। टैली का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में आप लोग कर सकते हैं। गीगा का मान क्या कहलाता है, गीगा का मान कहलाता है 10⁹ गीगा का मान होता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होती है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की जो दोस्तों चरम गति होती है वो होती है 100 गीगा फ्लास्क। फ्लास्क में सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है, 100 गीगा फ्लास्क होती है। सुपर कंप्यूटर की मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो दोस्तों होती है 1024 मेगाबाइट। सुपर कंप्यूटर की मेमोरी की भंडारण क्षमता जो होती है वो होती है 1024 मेगाबाइट। प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे-1, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे-1। टू मैन के नामकरण में शिक्षित संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक्सटेंशन से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो एजुकेशनल संस्थानों के लिए जो डोमेन एक्सटेंशन होता है वो होता है .edu। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश कहलाता है दोस्तों AD बूथ कहलाता है, AD बूथ। चैट की भाषा क्या होती है, चैट की भाषा होती है दोस्तों टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक कहते हैं, जो भी आप चैटिंग वगैरह कहते हैं वो एक लैंग्वेज कहलाती है, और वो जो लैंग्वेज है दोस्तों वो है टेलीग्राफिक। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया, तो प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर जब सामने आया दोस्तों तो वर्ष था 1981। सबसे पहले रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था, विजीकैल्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रथम सॉफ्टवेयर था जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो सबसे पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर बात करें पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो वो विजीकैल्क है, VISICALC, विजीकैल्क। कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सभी को पता है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रोसेस करता है वह एकमात्र है हम सभी के पास अपने अपने कंप्यूटर्स में, जिसे आप बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर्स को आप CPU के नाम से भी जानते हैं। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों और कोऑर्डिनेट्स गतिविधियों को कंट्रोल करता है और उसके कोऑर्डिनेट करता है, यानी कोऑर्डिनेट मतलब उन्हें संभालता है, देखरेख करता है, तो दोस्तों वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। तो आपने जैसा कि आप लोगों को मैं इन शॉर्ट में बता दूं, CPU के दो मेन भाग हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट काम करेगा आपका गतिविधियों को कंट्रोल करने में, उसके सारे प्रोसेस को संभालने में, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेंगे उसकी कैलकुलेशंस में। लॉजिकल्स और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हमारे क्या करेंगे, ALU करेंगे। डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं, न्यूमेरिक फील्ड्स कहलाते हैं। डेटाबेस में काम करने के लिए आपको न्यूमेरिक फील्ड्स की जरूरत पड़ती है। पंचपीढ़ी में कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता, घर घर उपयोग। पंचपीढ़ी के कंप्यूटर की जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों, आपको पांचवी पीढ़ी की विशेषता मैं बता दूं, घर घर उपयोग। इसका आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। AI 5th जनरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला वो वेरिएंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है दोस्तों, कंप्यूटर्स या मशीन अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ये सेल्फ डिसीजन लेंगे, इन्हें व्यक्ति के आदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये आपके इच्छा के अनुसार आपकी अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ये जवाब दे देंगे या काम करेंगे। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए प्रयोग सुविधाजनक होते हैं, तो सभी लोगों को पता है लैपटॉप कहलाते हैं दोस्तों, जो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल वो डिवाइस होती है जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरा
लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लैप मतलब आपकी जांग, लैप बोला जाता है जांग को, आपके लैप पर रखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, प्रश्न हो चुका है दोस्तों। कंप्यूटर में आईसी चिप के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, तो उसमें सिलिकॉन धातु की आवश्यकता की जाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग शुरू हुआ है दोस्तों, वो है थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी में। मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बनाया गया था दोस्तों बेल प्रयोगशाला में। बेल प्रयोगशाला एक लैबोरेटरी है, वहां पर बना था मेन फ्रेम कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए प्रथम कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं प्रोटोटाइप के नाम से। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस, भारत का, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारत प्रश्न है, तो भारत का पहला कंप्यूटर वायरस है हमारे सामने सी ब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड को द्विदिशीय कणियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है मैश टोपोलॉजी। इसमें भैया कई सारी आपकी संभावित नोट हैं, द्विदिशीय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर मैश टोपोलॉजी में। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है दोस्तों, कंप्यूटर में एक ऐसा स्थान होता है जहां से डेटा इनपुट तथा आउटपुट किया जाता है, तो वो आपका कहलाता है टर्मिनल। वो आपके टर्मिनल कहलाते हैं जहां से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और कंप्यूटर से बाहर निकलता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आर्पानेट। आर्पानेट अमेरिकन आर्मी द्वारा बनाया गया था, आर्पा और डार्पा। आर्पानेट प्रथम इंटरनेट प्रणाली का हिस्सा है। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं दोस्तों। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग इंटरनेट पर मौजूद होती है और आप उसकी कोडिंग को आसानी से डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल अपने किसी नए प्रोग्राम्स में या किसी नए इन्वेंशन में कर सकते हैं। तो उसमें से लिनक्स एक खुद है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए लिनक्स को डाउनलोड करके बहुत लोगों ने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के मार्केट में लॉन्च किए, जिसमें फेडोरा, काली, उबंटू, बहुत सारी ऐसी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो दोस्तों पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, कुछ प्रश्न बनते हैं हमारे बूटिंग प्रोसेस से। तो दोस्तों आपको मैं 4 चीजें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो इसी प्रश्न से संबंधित है। अगर आप बंद कंप्यूटर को चालू करेंगे तो वो आपकी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, यानी कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं और कंप्यूटर यानी चल रहे कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को हम रीबूटिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न हो गए कि बूटिंग किसे कहते हैं और रीबूटिंग किसे कहते हैं। लेकिन और इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा 2 प्रश्न कैसे बनेंगे दोस्तों? इसके अलावा जो 2 प्रश्न बनेंगे कि अगर बंद कंप्यूटर को आप चालू करते हैं, यानी बंद कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग, कोल्ड ठंडा, कोल्ड बूटिंग। और अगर आप चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो दोस्तों कहलाता है आपका हॉट बूटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 4 तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस को रीस्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करने को रीबूटिंग, और बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग, और रीस्टार्ट करने को हॉट बूटिंग कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था? तो माइक्रो प्रोसेसर 4थी जनरेशन में आया था, मैं आपको बता दूं 4th जनरेशन में। पहले आपका फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स आ गए, सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर आ गए, थर्ड जनरेशन में आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, और 4थी जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और 5वीं पीढ़ी में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, तो कंट्रोल यूनिट है दोस्तों। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिक्स। यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ISDN का पूरा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल फॉर्म्स आती हैं। ISDN का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। लैन के अंतर्गत साधारण डेटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? लैन के अंदर डेटा ट्रांसफर जो रेट होता है वो होता है दोस्तों 1 से 100 Mbps
100 Mbps के अंतर रहती है लाइन की स्पीड। सुपर कंप्यूटर के प्रति 1 सेकेंड एक वर्ड कितना लंबा होता है? तो दोस्तों एक वर्ड होता है हमारा 64 बिट का। MISD का पूरा नाम, MISD का पूर्ण रूप सिंगल डेटा कहलाता है। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने पर दूसरा काम शुरू हो जाता है? दोस्तों ये प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, ये एल्गोरिथम है कि आपका एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है दोस्तों पाइप लाइनिंग की। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम अपने आप शुरू हो जाता है? तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है दोस्तों हमारा पाइप लाइनिंग में। एक सामान्य कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? तो वो होती है 4.20 नैनो सेकेंड। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर की जो आपकी समय अवधि होती है, बेसिक साइकिल होती है, यानी आप एक बोल सकते हैं जो हमारा लेटेंसी होती है, जो देर होती है, वो आपकी 4.20 नैनो सेकेंड होती है। और ये दोस्तों 1 सेकंड का भी बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। तो दोस्तों ये कुछ 50 प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप लोग उसको डाउनलोड करके आसानी से उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव के लिए किसी भी प्रकार के मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।